Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Link सब जगह शेयर हो गया. Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm on chat if you all can hear me loud and clear? Thank you, Ehsan, Roshni, Umama, Maheen, and the rest sitting here for your kind confirmation. And Faiga. Okay, so the chilling scene is कि हम क्या पढ़ रहे हैं? करते हैं कुछ, इसका भी कुछ करते हैं. कंटिन्यूसली बनाते ही रहते हैं. अच्छा भाई, क्या हमने कल डाइवर्जन ग्रेटिंग पढ़ लिया? क्या हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था? मेरे ख्याल से कर लिया था. क्या हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया? और श्योर कर लिया. हो नहीं सकता है कल मैं ना कराया हो. ये क्वेश्चन ये भी करा लेते. मुझे याद पड़ मगर दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एवरीथिंग. हमने 14 15 जिसका आंसर 15 था उस फाइंड किया. मुझे याद है मैंने 3 दफा रिपीट किया था. आगे d = 1/n कैसे आया था इसलिए मुझे याद है. ये वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया था. कैन समवन प्लीज कंफर्म? क्लास के बाद वापस. अच्छा, एक थोड़ी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट हैपेंस इफ वी शो अ व्हाइट लाइट. देखो अब तक हम पीछे जितना भी एक्सपेरिमेंट करते हुए आए ना, चाहे वो डबल स्लिट में कंसेक्यूटिव ब्राइट डाई फ्रिंजेस देख रहे हो या मल्टीपल स्लिट्स में जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा देख रहे हो डिफरेंट एंगल्स पे. ये सारी चीजें हैं उस वक्त जब आप सिंगल वेवलेंथ की लाइट को लाके हिट करें, जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाए. लेकिन अगर आप व्हाइट लाइट लाके सामने हिट करते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, कौन सी लाइट लाके हिट करते हैं? व्हाइट लाइट लाके हिट करते हो. तो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स और उसमें देयर आर मल्टीपल वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद इट.
400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। अगर आप व्हाइट लाइट लाके मारोगे ना तो आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपकी ग्रेटिंग के बिल्कुल सामने सेंटर पे एक बहुत ही जबरदस्त ब्राइट फ्रिंज बनेगा और वो व्हाइट कलर का ही बनेगा। सही है। उसके बाद आप देखेंगे कि व्हाइट कलर अपने रंगों में खुलता जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे आप स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, विजिबल लाइट कहते हैं ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और उसमें क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ऊपर होगा, सबसे ज्यादा डिविएट हुआ हुआ होगा। और वायलेट क्योंकि सबसे कम है तो वो सबसे कम डिविएट हुआ हुआ होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आपके पास इक्वेशन है डी साइन थीटा इक्वल एन लेमडा। ऐसा ही है। और आपकी डिविएशन यानी आपका फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर किस एंगल पे बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी वेवलेंथ क्या है। द ग्रेटर द वेवलेंथ द ग्रेटर द एंगल। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जैसे ही व्हाइट लाइट आके पड़ती है भाई, सेंटर पे तो सारे ही आएंगे ना। चाहे व्हाइट हो, चाहे ब्लू हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो, सबने सेंटर पे आना है। जब सारे सेंटर पे आएंगे तो सेंटर पे जब सारे कलर एक साथ आएंगे तो फिर सेंटर पे व्हाइट नजर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सेंटर पे तो व्हाइट फ्रिंज बनना लॉजिकल है, जिसकी तुक बनती है। सेंटर के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर वायलेट का बनेगा और जो फर्स्ट ऑर्डर रेड का बनेगा उसमें फर्क होगा। क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो सबसे पहले, यानी सबसे कम डिविएशन वायलेट की होगी, सबसे पहले वायलेट का आपको फर्स्ट ऑर्डर नजर आएगा और सबसे एंड में आपको रेड का फर्स्ट ऑर्डर नजर आएगा। फिर अगेन सेकेंड ऑर्डर भी वायलेट का सबसे पहले नजर आएगा और रेड का सबसे आखिर में नजर आएगा। तो इस तरह आपके सामने जो स्क्रीन पे पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि बिल्कुल सेंटर पे व्हाइट लाइट, फिर उसके बाद पूरा स्पेक्ट्रम खुलेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर दोबारा पूरा स्पेक्ट्रम बनेगा और सेकेंड ऑर्डर के लिए, फिर दोबारा पूरा स्पेक्ट्रम, जहाँ पे थर्ड ऑर्डर दिखाया हुआ नहीं है। अगर बनेगा तो वो भी बनेगा, थर्ड ऑर्डर भी बनेगा। और रूल ये है कि सबसे पहले वायलेट, फिर वही है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड सबसे आखिर में है, ये रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है 700 नैनोमीटर और वायलेट की सबसे कम होती है 400। क्या ये बात आप सबको समझ आती है? ऐसा है, am I able to make myself clear to you? Yes. Yes, we are supposed to know the order of the, एक तो विजिबल का पता होना चाहिए 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, with violet as the least wavelength and red as the greatest wavelength। ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। और उसके अलावा वो जो मेन स्पेक्ट्रम है ना, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल एंड ये, इन सब का भी ऑर्डर पता होना चाहिए कि 10 की कौन सी पावर में होती है इनकी वेवलेंथ। एग्जैक्ट वैल्यू ना याद करें, ऑर्डर जरूर याद करें। व्हाइट फ्रिंज मुबारक सेंटर में इसलिए बनेगा कि सेंटर में जो रेड भी आएगा, सेंटर में तो सारे आएंगे ना। वही वाली बात है, सारे सारे कलर अगर एक जगह जमा हो जाए तो कॉम्बिनेशन व्हाइट बन जाता है। इसलिए सेंटर में व्हाइट नजर आएगा आपको। ठीक है भाई, चले आए जरा आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The warning signal on an ambulance has a frequency of 600 hertz। वो जो फ्रीक्वेंसी जो एम्बुलेंस के सर पे नहीं लगी हुई होती है, टो 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 टो, तो 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। सही है। स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। The ambulance is traveling with a constant velocity of 25 meters per second towards the observer। आती है और फिर ऑब्जर्वर को पार करती है, निकल भी जाती है। Which overall change is observed? Overall change का मतलब
टोटल चेंज निकालना है। देखिए जब एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही थी तब आपको सुनाई देगी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जब यही एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही होगी तो आपको सुनाएगी कम फ्रीक्वेंसी। ओवरऑल चेंज का मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू द ओवरऑल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही है ना भाई? ये जनरल इक्वेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, एफ नॉट इक्वल एफ एस वी ओवर वी प्लस माइनस पी एस। जब सोर्स आपके करीब आ रहा है, जब सोर्स आपके करीब आ रहा है उस वक्त ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी? ज्यादा। उस वक्त ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होगी ये एफ एस वी ओवर वी माइनस वी एस। सोर्स की फ्रीक्वेंसी 600, ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 330 और सोर्स मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 649 हर्ट्ज है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जबकि सोर्स आपकी तरफ है। सिमिलरली जब सोर्स आपसे दूर जाएगा तो फर्क क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में नेगेटिव की जगह आ जाएगा। उस वक्त आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से कम होगी विच इज 558 हर्ट्ज। हमें क्या चाहिए? हमें तो टोटल चेंज से मतलब है। तो मैक्सिमम जो सुनाई दे रहा है वो 645 49 और जो मिनिमम सुनाई दे रहा है वो 558। डिफरेंस आ रहा है 91 हर्ट्ज। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइबा समझ आ रही है बात? सॉरी क्या नाम है? हुमा। कैसे भूल सकते हैं आपका नाम? इन्होंने गलत बताया था आपका नाम। हाँ, सही है भाई। तो क्या ये आप सबको समझ आता है? आई वुड अप्रिशिएट क्विक इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम एवरीवन इन द चैट प्लीज। फिर एक काम की बात बताऊंगा भाई। फिर एक मजे की बात है भाई। सर आने एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट क्या मतलब? सर वो उसको बताएं, वो दूर आने का और करीब लाने का। करीब आने का सीन अलग है, दूर जाने का सीन अलग है। तो इधर एक प्लस यूज किया जबकि दूर जा रहा था और नेगेटिव यूज किया जबकि करीब आ रहा था। फाइव का भाई बाकी लोग प्लीज कंफर्म करें ना। समझ आ रहा भी है नहीं आ रहा है? माहीन, मनाहिल, मुबारक, नाफे, उमैमा, प्रज्वाल, रबीका, समीन, शकीब, ताहा, जुहेब, जैमल। Yes, sir, it's clear. इसलिए अच्छा। अच्छा अब इसमें एक चीज है वर्थ नोटिस है जो मैं अक्सर बताता हूँ बच्चों को, और इत्तेफाक से मैंने देखा है कि एमसीक्यू में मुझे एक सवाल मिल गया जिसमें ये चीज पूछी गई। तो और मैंने अगले एमसीक्यू में वो चीज डाली हुई है। वो एक अगर आप गौर से देखें, मुश्किल सवाल पूछा आपने रवि का। मैं देखता हूँ, मैं मेरे अभी नियत में कुछ और चल रहा है। मेरे नियत में ये चल रहा है कि इससे पहले कि अगले हफ्ते हम फंसे बुरी तरह से, बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं। और जैसे आज सुबह सुबह मेरे बच्चे के स्कूल की नोटिफिकेशन तो आ गई है कि 5th से लेके लाइक पूरा संडे तक ऑफ है। सही है। और तालीमी इदारे अगर यहाँ पे बंद हो जाते हैं, और यूजली होती है इलेक्शन में ये लोग कर देते हैं आम तातील। जैसे आम तातील का मतलब 5 फरवरी कश्मीर डे, आम तातील में पब्लिक हॉलीडे हो जाएगी, ठीक है। डोमेस्टिक स्टाफ और पूरा स्टाफ बुलाना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि आप पब्लिक हॉलीडे में बुला लें। उसके अलावा ये कि अगर हम इवन ऑनलाइन भी रखना चाहें तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉर श्योर ये इंटरनेट बंद करेंगे। लाइक जितना कंट्रोल्ड इलेक्शन हो रहा है, मतलब यानी ईमानदारी वाला इलेक्शन, मतलब ऑब्वियसली समझ रहे हो ना आप लोग। तो उतनी ईमानदारी से इलेक्शन कराने के लिए इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये इंटरनेट जो है ना सबसे पहले बंद कर देंगे। सही है। तो या तो ये सोशल मीडिया बंद कर देंगे, या तो शार्क आएगी और तार खा के चली जाएगी 3 दिन के लिए, फिर वापस जोड़ के भी चली जाती है हमारी शार्क ना। तो हम
If you are not living in Pakistan, you cannot relate to this. Sorry. This is an inside joke. Yeah. Very public inside joke. अच्छा खैर वापस आते हैं भाई. तो मैं अभी सोच रहा था कि मैं इस फ्राइडे सैटरडे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस खींच के ना अगला हफ्ता ऑलरेडी कॉम्पनसेट करके, ताकि हम रिलैक्स में, तो मैं बंद करना बंद करो, खोलना खोलो, हमने अपनी क्लास पहले ही ली इस वीकेंड, इसी वीकेंड. सही है. बट आई कंफर्म ऑन द ग्रुप. अच्छा, जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा था, जरा उस पर वापस आ जाते हैं. वो ये बता रहा था कि असल में बिकॉज फॉर्मूला ऐसा है ना कि एक में माइनस है, एक में प्लस है. तो एक वैसे दिल में ख्याल आ सकता है कि अगर 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सोर्स करीब आ रहा था और आपको 49 हर्ट्ज ज्यादा सुनाई दे रहा था, गौर से सुनना भाई, सोर्स की फ्रीक्वेंसी एक्चुअली 600 थी ना. दैट वाज द सोर्स फ्रीक्वेंसी. व्हाट यू आर हियरिंग इज 49, 649. So you are hearing 49 hertz greater than the true value when the source is coming towards you. Okay? ऐसा ही है ना भाई. 600 हर्ट्ज की सोर्स की फ्रीक्वेंसी थी, आपको क्या सुनाई दे रहा 649. तो यू आर हियरिंग 49 हर्ट्ज ग्रेटर देन द सोर्स. बट यही सोर्स जब आपसे दूर जा रहा है इसी 25 की स्पीड से, तब ऐसा नहीं है कि यू विल हियर 49 हर्ट्ज लेस देन द ट्रू. रादर अब आप सुन रहे हो 558, ट्रू कितना है 600. डिफरेंस कितने का आ रहा है 42. देखो यहाँ पे आपने 49 हर्ट्ज ज्यादा सुना है और यहाँ पे आपने 42 हर्ट्ज कम सुना है. समझ रहे हो मेरी बात. इसका मतलब ये कि सर ऐसा नहीं है कि अगर आते हुए 49 ज्यादा है तो जाते हुए 49 हर्ट्ज कम हो जाएगा. यानी चेंज सेम नहीं होता जब सोर्स करीब आ रहा होता है और जब सोर्स दूर जा रहा होता है. रादर फॉर द सेम स्पीड, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होता है उस वक्त जो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द decrease in frequency for the same speed when the source is going away from the observer. Mathematics. Yeah, this phenomenon is called mathematics. मैं बता रहा हूँ क्यों. उसकी वजह ये है. पहले बता, तुम लोगों को समझ आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. नहीं मतलब बात समझ आई कि भाई क्यों आते हुए ज्यादा हो रहा है और जाते हुए कम चेंज हो रहा है. देखो असल में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी अगर आप बेसिक मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग लगाओ ना भाई, इक्वेशन ये नहीं है कि एफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ एस वी ओवर वी और फिर यहाँ पे आप अलग से वी एस प्लस माइनस कर रहे हो. यार आप जिस चीज को भी प्लस माइनस कर रहे हो ना उसके बाद फिर वो न्यूमरेटर से डिवाइड हो रहा है. तो लाइक ऐसा नहीं कि बस प्लस या माइनस हो रहा है तो एकदम ही आपको बस इधर एक तरफ प्लस 49 आ रहा है उधर से माइनस 49 आना शुरू हो जाएगा. समझ रहे हो आप मेरी बात. तो इस एटलीस्ट इस चीज को समझना कि ये दोनों चीजें सेम नहीं होती. क्या यहाँ तक आप सारे मेरे साथ हैं. अच्छा, अब इस एमसीक्यू को जरा सॉल्व. सीओडी तो गलत है. बी है. नहीं हो पा रहा भाई.
क्या आंसर है, बी या सी? देखिए बहुत ही सिंपल है, बी। द ग्रेटर द स्पीड ऑफ द कार द ग्रेटर द चेंज। भाई जाहिर सी बात है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इसी बात पर डिपेंड करेगी कि सोर्स ऑब्जर्व के कितनी तेजी से करीब आ रहा है, कितनी तेजी से दूर जा रहा है। यहां पर जो एक ये वाला पॉइंट है ना, ये देखो क्या पूछ रहा है, which statement is correct? पहला पॉइंट है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर एज द कार मूव्स अवे देन इट अप्रोचेस। ना 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 ना, अभी हमने देखा द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर व्हेन द कार अप्रोचेस द ऑब्जर्वर देन व्हेन द कार और द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसलिए ए नहीं हो सकता, बी तो बिल्कुल लॉजिकल है, जाहिर सी बात है स्पीड पे तो डिपेंड करता है। बाकी सी तो बिल्कुल ही उल्टी बात की हुई, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लोअर एज द कार मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। नहीं नहीं, जब कार ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, कम नहीं होती है। वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम का मतलब जैसे हमने कहते हैं यार वो टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दो, तो वो एक्चुअली वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आप लाउडनेस बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो सिंपल वॉल्यूम का मतलब लाउडनेस होता है, लाउडनेस का मतलब एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो जब सोर्स, जाहिर सी बात है, आपके करीब आएगा या आपसे दूर जाएगा तो जाहिर सी बात है लाउड स्पीकर पे कान लगा के बैठ जाओगे तो ज्यादा एम्पलीट्यूड सुनाई देगा ना। आप सोर्स से दूर होगे तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, तो वॉल्यूम भी डिफरेंट सुनाई देगा। तो द वॉल्यूम ऑफ द काउ हर्ड बाय द ऑब्जर्वर डज नॉट चेंज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर सी बात है सोर्स करीब आएगा आपको ज्यादा सुनाई देगा, दूर कर जाएगा तो कम सुनाई देगा। तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली चेंज होता है। तो इसमें बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। With which types of waves can the Doppler shift be observed? जल्दी बताओ भाई। डी। डी। बेटा मैंने जब ये पढ़ाया था तभी बताया था कि ये टॉपिक ना सबसे ज्यादा साउंड के ऊपर पढ़ाया जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि डॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड पे एप्लीकेबल है। लाइट, अबे रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट क्या होता है कि जब स्टार्स आपके करीब आ रहे होते हैं, स्टार्स आपसे दूर जा रहे होते हैं, तो जी रेड लाइट ब्लू, ब्लू लाइट रेड लाइट नजर आना शुरू हो जाती है। दैट इज सही है। ये मैंने शुरू में ही बोला था कि दिस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। अगेन क्योंकि अगर किसी ने रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट पढ़ा है तो उसको याद है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो होता है, सही है। और साउंड में तो जाहिर है सारी एग्जांपल हम साउंड की पढ़ रहे होते हैं, तो इतनी साउंड की एग्जांपल पढ़ लेते हैं ना। लेकिन इसकी मार्किंग स्कीम नहीं, एग्जामिनर रिपोर्ट आप पढ़ोगे ना, आप देखोगे एग्जामिनर कहता है कि अ ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स ऑल अराउंड द रीजन मार्क डी एज द ऑप्शन। बिकॉज सबने साउंड के ऊपर इतना पढ़ा हुआ था ना कि सबके दिल में ये ख्याल आ गया कि यार डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल ही साउंड के ऊपर होगा, सही है। और एग्जामिनर ने बोला ये तो बड़ा अच्छा मौका है, एक काम करते इसी के ऊपर एक सवाल पूछ लेते हैं, एंड एवरीवन गॉट ट्रैप्ड। So my dear brothers and sisters is the correct answer. Are you all with me? तुमने खैर समझाने वाली बात नहीं, तो मैटर ऑफ फैक्ट पता होना चाहिए। चलो भाई, a star is receding, receding का क्या मतलब होता है भाई, करीब आना दूर जाना? मैं कहीं दूर, a star is receding। भाई आपके पास वैसे इक्वेशन क्या है भैया, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एफ एस वी ओवर वी प्लस माइनस वी एस। यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करोगे, प्लस या माइनस? प्लस यूज करोगे ना भाई, दूर जा रहा है, दूर जाते हुए फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी ना, कम सुनाने के लिए डिनोमिनेटर बड़ा रखोगे। तो सोर्स यानी स्टार जो फ्रीक्वेंसी जो लाइट निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 4.57 एक्सपोनेंट 14। और अल्लाह अकबर, स्टार की स्पीड तो चेक करें, 1.47 एक्सपोनेंट 7। क्या साउंड लाइट है तो लाइट की स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। और सोर्स की अपनी स्पीड है उफ खुदाया 1.4 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, जो कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी से कम होगी। सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 4.57, आपको क्या सुनाई देगी 4.37, क्योंकि वो आपसे दूर जा रहा है। देखो सोर्स है स्टार, तो ये सोर्स की स्पीड हो गई।
वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी स्पीड होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकंड, और आप जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हो वो ये एफएस सोर्स की फ्रीक्वेंसी, यानी वो फ्रीक्वेंसी जो जो आपका जैसे आप आपका स्टार है ना सोर्स ऑफ वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है ना, जो 4.57 एक्सपोनेंट 14 है, वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। हाँ भाई, क्या सीन है? आर वी ऑल गुड? चलेंगे सीन है। May I please get acknowledgement from everyone on chat if you're all good till now? कोई फौरन से भाई, अब आप लोग कर लोगे फैसला, फिर मैं, ये मेरे हाथ में ही है। It's that time of the year guys, जहाँ पे बच्चे बोलेंगे इस बात पे कि एसी चलाना है यार। चलो जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है। थोड़ा सा मुझे भी गर्मी लग रही है, फिर बंद कर देंगे, ज्यादा बढ़ेगी ना। उनका पूरी जिंदगी समझ चलता है। आप मेरे बायो को पढ़ता डॉक्टर अशांत, और उन्होंने कॉलेज के टेस्ट में फुल मार्क्स लाने वालों के लिए 5,000 का इनाम रखा, उनको बोलो ट्यूशन में भी रखें। हाँ भाई, डायफ्रेक्शन द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वन एस्पेक्ट ऑफ अ वेव बिहेवियर। अच्छा, हमें तो लगा कि पड़ोसियों का नाम है डायफ्रेक्शन। व्हाट डज डायफ्रेक्शन मेक पॉसिबल? एबिलिटी टू हियर साउंड अराउंड कॉर्नर्स, बिल्कुल सही बात है। स्प्रेडिंग होती है ना, तो ये एक ऑप्शन फिजिबल लग सकता है, बाकी देख लेते हैं। एबिलिटी टू हियर हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी को कोई तुक नहीं है डायफ्रेक्शन की, स्प्रेडिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लाउड एंड क्वाइट साउंड, इसका भी कोई तुक नहीं बनती। एबिलिटी टू हियर साउंड थ्रू अ ब्रिक वॉल, छोड़ दे भाई, यही सही है। ठीक है, बाकी एकदम ही सर्विस नहीं हुई थी। पूरा मेरा आवाज में कैसे पीटीआई का झंडा लहरा रहा है। ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो भाई, एब्जॉर्प्शन है और कुछ नहीं। एब्जॉर्प्शन Ramadan से बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है हमने। डी ऑप्शन चाहिए ना, अभी हमने पढ़ा था। सेंटर पे वाइट होगा, बाकी आपको ठीक है ना, रंग बिरंगे ऑफेंड करने वाले वो नजर आएंगे। सही है, फ्लैग्स नजर आएंगे। ठीक है, आर यू ऑल विद मल्टी कलर? चलो भाई, चलो बेटा हम कर देते हैं। देखिए, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। सही है।
अच्छा, द स्पेसिंग ऑफ द स्लिट इन द ग्रेटिंग इज 1.15 एक्सपोनेंट -6, ये तो मतलब सीधा सीधा आपको डी की वैल्यू देती है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज 60 डिग्रीज। अच्छा देखो, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर भी दो होते हैं, सेकंड ऑर्डर भी दो होते हैं, तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर के बीच का जो एंगल है ना वो 60 डिग्रीज है, और आपको पता है कि होता बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यानी फर्स्ट ऑर्डर टू द राइट जिस एंगल पर होगा, टू द लेफ्ट भी उसी एंगल पर होगा। तो आप बिल्कुल 20 से इसको तोड़ो और बिल्कुल बिना किसी शर्माए हुए आप बोलो भाई ये भी 30 वो भी 30, क्योंकि आपको पता है अगर फर्स्ट ऑर्डर इधर है जितने एंगल पे, दूसरी तरफ भी उतने एंगल पर होगा, और हमें जो थीटा चाहिए होता है ना अपनी इक्वेशन में, विच इज डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा, वहां पे थीटा का मतलब आपके ब्राइट फ्रिंज यानी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का एंगल फ्रॉम द सेंटर होता है, समझ लो, फ्रॉम जीरो ऑर्डर होता है, ये नहीं कि दो फर्स्ट ऑर्डर के बीच का क्या एंगल है। तो अगर वो दिया हुआ भी 60 डिग्री, हम उसको आधा करके 30 कर लेते हैं, और फिर हम चुप से अपनी इक्वेशन लगाएंगे डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा। यहाँ पे हमें सीधा सीधा डी की वैल्यू दी हुई, लाइन स्पेसिंग 1.15 एक्सपोनेंट -6, साइन की जगह 30 लेना है, साइन थीटा की जगह साइन 30 यूज करना है, साइन 60 मत यूज कर लीजिएगा प्लीज, बिकॉज यहाँ पे थीटा का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रॉम द जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। एन की वैल्यू 1 है, लैम्डा एज इट इज, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना है, एंड वी विल गेट द आंसर एज 5.75 एक्सपोनेंट -7। क्या जीरो नहीं होगा? नहीं नहीं, फर्स्ट ऑर्डर है ना, जीरो से तो एंगल निकाल ले, है तो ये फर्स्ट ऑर्डर ना, तो ये 575 एक्सपोनेंट -9 लिख दो, असल में नैनोमीटर में चाहिए ना, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए एन की वैल्यू 1 है। ठीक है भाई। फाइव भाई, सुपर पोजिशन खत्म नहीं हुआ है अभी, अभी इसके पेपर 2 के क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, उसके बाद एक इसका जो सबसे जंगली पार्ट है ना, स्टेशनरी वेव्स, फिर हम वो स्टार्ट करेंगे, वो असल फिजिक्स है वेव्स की। तो अभी बस पढ़ते रहो चुप से, ये वेव्स बहुत बड़ा पोर्शन है, 3-4 लेक्चर तो कहीं नहीं गए स्टेशनरी वेव्स को पढ़ने में, मरे से मरे 3 से 4 लेक्चर, उसके क्वेश्चंस आते हैं भाई प्रॉपर। आप पोलराइजेशन तो चलो 10 मिनट में निपट जाएगा, वो इतना बड़ा टॉपिक है। चलो भाई, ये भी इस तरह का बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 5.30 एक्सपोनेंट -7 मीटर, दिस इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, the first order maximum is observed at an angle of 15.4 degrees to the direction of the incident light. What is the angle between the first and the second order diffraction maximum? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई भी आम इंसान, मासूम इंसान अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो मेरे ख्याल से वो इसे ऐसे सॉल्व करेगा कि वो एक बार चुप से इक्वेशन लेगा, डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा, पहले वो वेवलेंथ पता है, फर्स्ट ऑर्डर का एंगल पता है, यहां से ना वो डी की वैल्यू निकाल लेगा, सही है। आपको एन पता है, लैम्डा पता है, थीटा पता है, आप यहां से डी की वैल्यू निकाल लो, फिर आप दोबारा से डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा यूज करोगे, लैम्डा तो आपको पता ही है, वही इस्तेमाल करना है आपको, एन की वैल्यू अब आप 2 यूज करोगे, डी आपने यहाँ पे निकाल लिया था, और नहीं नहीं, अब तो पूरा वही एंगल उसने जीरो से ही बताया हुआ है, देखिए ना, इंसिडेंट लाइट का मतलब जीरो सही है, तो उसको आधा मत कर देना, और फिर आप थीटा निकाल लोगे फॉर सेकेंड ऑर्डर, आपको सेकेंड ऑर्डर का एंगल मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर का तो आपको पता था, आप उसको माइनस कर दोगे टू गेट द
एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन। क्या ये बात समझ आती है? दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। मैं दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले आपने डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा लगाया, आपको वेवलेंथ पता, आपको फर्स्ट ऑर्डर पता, और उस पर बनने वाला एंगल पता, ठीक है, 15.4। यहां से आप क्या निकाल लोगे? यहां से आप निकाल लोगे डी की वैल्यू। फिर आप दोबारा से डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा यूज करोगे। अब आप एन की जगह यूज करोगे 2, लैम्डा आपको पता है, डी की वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हो, और फिर आप थीटा निकाल लोगे। दैट वुड बी थीटा फॉर सेकेंड वन। सेकेंड ऑर्डर का एंगल मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर का एंगल मिल गया, उसको माइनस कर देना तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच का एंगल मिल जाएगा। लेकिन जब मेरे जैसा फारिग आदमी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठा तो मेरे दिल में एक डिफरेंट ख्याल आया, तो मैं जरा वो तरीका आपसे डिस्कस करूं। वो ये कि भाई मैंने कहा यार डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा, साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा ओवर डी, सही है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर हो, कोई सा भी ऑर्डर हो, सबके लिए लैम्डा तो सेम ही है और डी की वैल्यू भी सेम है। लैम्डा अपॉन डी तो कांस्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर में डी चेंज होगा ना स्पेसिंग चेंज होगी ना लैम्डा चेंज होगा। इसका मतलब साइन थीटा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा है भाई। ये पूरा कांस्टेंट हो गया ना, तो साइन थीटा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एक गिवन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लैम्डा तो सेम ही रहेगा ना, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो चाहे थर्ड ऑर्डर हो, तो लैम्डा भी चेंज नहीं हो रहा, डी भी चेंज नहीं हो रहा। डी इज लाइन स्पेसिंग। हाँ नहीं पता, लेकिन है तो कांस्टेंट ना, तभी तो मैंने उसको फारिग किया। बट मुझे इतना तो पता है ना कि वो है कांस्टेंट। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो मैं चुपचाप इनका रेशो लगा दूंगा। रेशो कैसे लगा दूंगा? जब एंगल है 15/15.4, उस वक्त एन की वैल्यू थी 1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना भाई, फर्स्ट ऑर्डर पे एंगल है 15.4। एंगल अब क्या हो जाएगा जब ऑर्डर 2 हो जाए? ये मुझे नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मुझे सेकेंड ऑर्डर का एंगल मिल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का एंगल था 15.4, सेकेंड का एंगल है 32.1। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मुझे फर्स्ट और सेकेंड का, हाँ एक ही बात है, तो एल नए और लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसी के भी नहीं चाहिए। अगर ऐड हो रहे हो तो Sir, I have a question. जी प्लीज प्लीज। Can we use the other method that you showed us before this one? Yeah, you end up with the same answer. This is why I shared both the methods. Okay. And I would want you guys to try out the other method, and then you guys decide yourself which is easier and go ahead with that. Okay. ये मेथड मैंने इसलिए कराया है कि मुझे याद है पास पेपर में ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें उन्होंने ना लैम्डा दिया है ना डी दिया है, और मैंने बस बोला फर्स्ट पे ये बनना है सेकंड पे क्या बनेगा, तो वो तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। ये ना लैम्डा है ना डी है, तो आपको पहले उसको कांस्टेंट निकाल के फारिग करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसलिए आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस मेथड कि वो आपको आगे जाके और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में हेल्प आउट कर सकते हैं। Now, after these cute little MCQs, the life gets even beautiful when we start discussing
पेपर 2 क्वेश्चंस ऑफ वेव्स। कौन से क्वेश्चंस? पेपर 2, बिकॉज थ्योरेटिकल है ना बहुत ज्यादा, तो वी नीड टू सी कि भाई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किस तरह से हमें दो दो लाइन के, एक एक लाइन के आंसर्स प्रिसाइजली किस तरह से लिखते हैं। जैसे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग अ लाइट एमिटिंग लेजर टू इल्यूमिनेट अ डबल स्लिट। The double slit act as two sources of light. Explain the part played by diffraction in production of the fringes. The reason why double slit is used rather than two. तो one by one बात करते हैं। डबल स्लिट में डायफ्रेक्शन का क्या रोल था बताएं? याद है डबल स्लिट ना, सामने ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो बन रहे थे, उसमें डायफ्रेक्शन का क्या रोल था? सर डायफ्रेक्शन की वजह से ही तो स्प्रेडिंग होती थी, दोनों स्लिट से वेव स्प्रेड होगी तो डिफरेंट पॉइंट पे मिलेंगे ना, उससे इंटरफेरेंस होगा तभी जाके ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनेंगे ना। तो आप लिखोगे कि डायफ्रेक्शन का काम क्या था? वेव स्प्रेड एट ईच स्लिट एंड देन दे इंटरफेयर और सुपरइम्पोज। अगर ये स्प्रेडिंग होती ही नहीं तो डिफरेंट पॉइंट पे इन वेव्स की मुलाकात कैसे होती? पीछे तो लेजर है, वो तो सीधा सीधा फेंक रहा था, वो स्प्रेड करने का काम ही आपके स्लिट्स ने किया था कि उन वेव्स को फैलाया और फिर उन्हें डिफरेंट पॉइंट्स पर एक दूसरे से मिलाया, जिसकी वजह से आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के पैटर्न्स नजर आना शुरू हो गए। ऐसा ही है खालिद, समझ आ रहा है? अमजद, अफनान, the reason why double slit is used rather than two separate sources of light. डबल स्लिट क्यों यूज करते? डायरेक्ट दो सोर्स क्यों नहीं यूज करते? यार कोहेरेंसी के लिए करते हैं असल में। याद है दो वेव्स कोहेरेंट होंगी तो आप कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न्स देख सकते हो ना। दो अलग अलग सोर्सेज होंगी ना, तो उनसे सेम वेवलेंथ निकालना बड़ा मुश्किल है, यू नो। बिल्कुल। हाँ बट अभी बात करेंगे उस पर। हाँ दोनों सोर्स दो अलग है तो सेम कैसे होगा? तो वही तो कह रहा हूँ, आइडेंटिकल सोर्स इतनी आसानी से बन नहीं पाती ना, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, इसलिए डबल स्लिट बहुत आइडियल रहता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि भाई वो अब या तो पीछे सोर्स ही है क्या ना, अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि ये दोनों वेव्स कोहेरेंट नहीं हो सकती है। A constant phase difference यानी coherency is nearly impossible to achieve from two different sources of light. तो हम क्या करते हैं, हम एक ही सोर्स यूज करते हैं और फिर उसको दो स्लिट से गुजार देते हैं, सीन ऑन हो जाता है। अब तो कोई बोल ही नहीं सकता है ना, एक ही घर के दो बच्चे हैं, समझ बोल ही नहीं सकते हैं कि अलग है। आर यू ऑल विद मी? इस ड्राइंग को देख के कुछ याद आ रहा है? मेरे ख्याल से डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट याद आना चाहिए आपको। किसी को याद है यहाँ पे इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल होती थी? कौन सी इस्तेमाल होती थी? लैम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन कैपिटल डी। मेरे को नहीं देना एग्जाम, आप लोग को देना है। सर पाशा नहीं होंगे वहां पे। सबको याद आ रहा है? लैम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन कैपिटल ए का क्या मतलब है? वेव्स आर, क्यों वेव्स आर नॉट कोहेरेंट? मुबारक, पीछे सोर्स ही है क्या? मुझे ये बताओ, यहाँ पे ए का मतलब कौन सी चीज हो? ए का व्हाट इज ए? Distance between two slits. स्लिट सेपरेशन, व्हिच इन दिस केस इज, ये एक स्लिट ये दूसरी स्लिट 0.48। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल डी? स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस, व्हिच इन दिस केस इज 2.4 2.4. मीटर। व्हाट इज एक्स? फ्रिंज सेपरेशन। यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनेंगे ना, वो इन बेवकूफों ने नीचे बनाया हुआ है, 16 फ्रिंजेस।
ठीक है, ताकि आपको बड़ा करके नजर आ सके। और टोटल 36 मिलीमीटर में 16 फ्रिंजेस बने। फ्रिंज सेपरेशन 16 फ्रिंजेस का नहीं होता, एक फ्रिंज का होता है। तो आप ये करोगे कि 36 को 16 से डिवाइड कर दोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? 36 डिवाइड बाय तो आंसर आ जाएगा 2.25 मिलीमीटर्स। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब निकालना है क्या भाई? वेवलेंथ निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन डी। ए की जगह 0.48 बट मिली है ना, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की जगह अभी आपने निकाला 2.25 एक्सपोनेंट -3, और कैपिटल डी की जगह इसको कोई यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एसआई यूनिट में विच इज 2.4, एंड यू विल एंड अप विद 4.5 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। क्या यहां तक आप सारे मेरे साथ हैं? इजी? बोलो नो। अभी अगला पार्ट आ रहा है। जब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई पार्ट मिले ना, समझ जाओ उसके अगले पार्ट में उन्होंने अपनी औकात दिखा देनी। Now the reason why this question made it to the Hall of Fame in my lecture notes is because of this part. Is because of this part number 4. The reason why I have kept this question as part of my lecture. इतनी इज्जत दे दी मैंने कि अपने लेक्चर का पार्ट बना लिया मैंने। देखिए याद करें, एक सवाल तो मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया था कि डबल स्लिट में अगर पीछे से आने वाली जो वेव्स हैं, अगर उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए दोनों स्लिट से, तो क्या होगा? तो हमने कहा था ब्राइट ब्राइट और ब्राइट हो जाएगा, और डार्क डार्क ही रहेगा। ये हमने रेसिस डिस्कशन उस दिन कर ली थी, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो दो स्लिट से वेव्स आ रही है ना, वो ये कह रहे हैं कि हमने एक स्लिट को से आने वाली इंटेंसिटी को कम कर दिया और एक को वैसे ही रखा। तो बताइए रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? आइए देखते हैं। पहली बात तो इंटेंसिटी के चेंज करने से स्पेसिंग पे कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि लैम्डा डी या ए चेंज नहीं करोगे, एक्स की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या था भाई? दोनों तरफ से सेम इंटेंसिटी आ रही थी। The intensity of the light passing through two slits was initially same. Intensity same का मतलब एम्पलीट्यूड सेम था। तो ये इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, ये पहले की बात है। और ये इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, एकदम जीरो। सही है। लेट्स से एक वैल्यू समझा देता हूँ। पहले दोनों का एम्पलीट्यूड था 5, तो +5 +5 10 हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव में +5 -5 0 हो गया। अब आपने क्या किया? एक का एम्पलीट्यूड कम कर दिया। लेट्स से एक 5 था, दूसरे का आपने 3 कर दिया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो होगा, लेकिन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा पहले के मुकाबले में। पहले 5 और 5 थे 10 हो रहा था, 5 और 3 है 8 हो रहा है। तो जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? बोलो ना, कम हो जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा, पहले क्या था? एक +5 और दूसरा -5 था जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलने थे। अब अगर एक +5 है तो दूसरा -3 हो गया, दूसरा बेचारा गरीब हो गया, उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई है? कम हो गई। क्या अब रिजल्टेंट 0 आएगा? 0 आएगा नहीं। अब क्या, अब कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इनका बनेगा। यानी जहां पे आप पहले बिल्कुल 0 यानी डार्क फ्रिंज एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वहां पे कुछ ना कुछ रोशनी आ जाएगी, कुछ ना कुछ ब्राइटनेस आ जाएगी। इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज लेस ब्राइट हो जाएगा, और डार्क फ्रिंज में भी अब थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाएगी। यानी कंट्रास्ट ऑफ द फ्रिंज कम हो जाएगा। पहले कहा था डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव पे बिल्कुल ब्लैक हो जाना था और कंस्ट्रक्टिव पे बिल्कुल ब्राइट हो जाता था। अब बिल्कुल डार्क भी नहीं हो रहा, डिस्ट्रक्टिव पे भी थोड़ी सी रोशनी है, और जो जहां पे बिल्कुल ब्राइट होता था वो भी थोड़ा सा लेस ब्राइट हो गया। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखोगे भाई कि फ्रिंज सेपरेशन या width remains the same, hence same number of fringes. फ्रिंज सेपरेशन में कोई इंटेंसिटी के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ, ब्राइट फ्रिंज इस केस में क्या हो जाएगी, लेस ब्राइट हो जाएगी। और जो डार्क फ्रिंज का रीजन था ना, विल हैव सम ब्राइटनेस, अब इनकी जिंदगी में भी कुछ रोशनी आ जाएगी। क्या, विल बी इल्यूमिनेटेड। चले, आपने लिटरेचर का एग्जाम दिया लग रहा है। कंट्रास्ट बिटवीन द फ्रिंजेस डिक्रीज। भाई देखो, पहले जब दोनों एक जैसे थे ना, तो रिजल्टेंट बिल्कुल ही जीरो आ रहा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, जब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। अब क्या, अगर एक वैसा ही है और दूसरा वाले का एम्पलीट्यूड आपने कम कर दिया है, तो रिजल्टेंट अब जीरो नहीं आएगा ना, अब कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनेगी, मतलब कुछ ना कुछ ब्राइटनेस आएगी जहां पर पहले बिल्कुल ही जीरो हुआ करता था। समझ पा रहे हैं आप लोग? Am I able to make myself clear to all of you? Can someone, can everyone please confirm on chat if you are all clear till now? Everyone, please. Clear, sir. Okay, then see you all inshallah in the next class.